नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं भाषा और देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में जितनी कवरेज हो रही है उसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वह सिरे से गायब है। वह है महाराष्ट्र का किसान। जी हाँ, शेतकारी किसान। और किस तरह से किसान आंदोलन ने जो एक बड़ी लकीर खींची है महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर रिपोर्ट्स गायब हैं। सारा का सारा प्रचार, सारी की सारी खबरें ग्लैमर से जुड़ी हुई, और उस ग्लैमर में जो स्टार पोस्टर्स बॉय हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इनके इर्द गिर्द ही है। और सारा का सारा फोकस ऐसे लग रहा है जैसे कम्युनल कार्ड ही सबसे बड़ा कार्ड महाराष्ट्र की चुनाव का है, जबकि ज़मीन की जो खबरें हैं वह बिल्कुल अलग तस्वीर दे रही हैं। वह बता रही हैं कि किसान बड़े पैमाने पर परेशान हैं। किसान को इस बार अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पाया है। चाहे वो सोयाबीन की खेती करने वाला किसान हो, चाहे कपास की खेती करने वाला किसान हो, चाहे प्याज या लहसुन की खेती करने वाला किसान हो, वह भीषण रूप से परेशान है। और उसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसने पूरी तरह से निराश किया है। उनके मुद्दे क्या हैं? उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वह किन ओर इशारा कर रहा है? और क्या विदर्भ और मराठवाड़ा में यह एक गेम चेंजर होगा एकनाथ शिंदे के खिलाफ? यह एक इम्पॉर्टेंट पल्स है जिसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, किसानों ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया तमाम राजनीतिक दलों के लिए, और एक तरह से महाराष्ट्र का पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश की। इसमें सबसे पहली मांग उन्होंने रखी कि सबसे पहला वादा हमें चाहिए शेतकारी कामगार कमीशन या एग्रीगेरियन वेलफेयर कमीशन, यानी किसानों के वेलफेयर के लिए एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जिसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं हो, किसान हो, किसानों की यूनियन हो। और दूसरी मांग बिल्कुल सुलगती हुई मांग है जिस पर बड़े पैमाने पर वहां पर गुस्सा फूटता रहा है, वह यह कि जो कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें, जैसे कॉटन बड़े पैमाने पर होती है विदर्भ में, जहां पर बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है, जैसे सोयाबीन, जैसे गन्ना, इसको लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और इस पर 20% बोनस मिले, ठीक उसी तरह से जैसे तमिलनाडु और केरल की सरकार ने जारी किया है। ये जो 2-3 मांगे हैं, खास तौर से उसमें जो लागत लगातार बढ़ रही है उसे कम करने के लिए क्या नेटवर्क होना चाहिए, बहुत डिटेल मैनिफेस्टो है। आज की तारीख में हमारा सवाल बहुत सीधा है कि इस मैनिफेस्टो पे कौन सा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या कौन सा गठबंधन खरा उतर रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी बात करते दिखाई देते हैं किसानों से। सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ, तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हज़ार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने एमएसपी का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई एमएसपी से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्तों की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है, और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफी ज्यादा है, तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। ये कर्जा फेरना, बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है।
मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब नहीं। लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। और सतीश आचार्य का यह कार्टून सबसे बड़ा तीखा व्यंग है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी टीम है, उनकी जो सरकार यहां चल रही है, वे किसानों की मांगों पर बात करने के बजाय धर्म बटेंगे तो कटेंगे या फिर जातियों के बारे में बात कर रही है, बाकी सब चीजों के बारे में बात कर रही है। बात नहीं कर रही तो बस और बस किसानों को फायदा जिससे मिल सकता है उसके बारे में। और देखिए, इसी बीच मोदी जी का, आरएसएस का, योगी आदित्यनाथ का जो फेवरेट स्लोगन है, महाराष्ट्र में जीत जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हासिल करने की सोच रहे हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में ही हंगामा शुरू हो गया है। जिस तरह से पंकजा मुंडे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक चौहान ने कहा कि हमारा नारा बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, इससे एक बात साफ हो गई है कि डिवाइड इस नारे को लेकर नीचे तक है। जी हां, बहुत गहरा डिवाइड यानी फाड़ है। महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के जो जमीनी नेता हैं, वे मान रहे हैं कि यह नारा उनको फायदा नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। अजीत पवार पहले ही इसके खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं, पंकजा मुंडे और अब अशोक चौहान। चुनाव में नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहां भी कुछ हुआ होगा, तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। बटेंगे तो कटेंगे या घोषणेवरून आता महाराष्ट्रामध्ये भाजपात फूट पडल्याचं दिसतंय। पंकजा मुंडेंनी बटेंगे तो कटेंगे या घोषणेला विरोध केलाय। और देखिए ना, महाराष्ट्र ने कैसे छक्के छुड़ा रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वे तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या ऑफर करें। एक तरफ वो कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, यानी सारे हिंदू एक साथ हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, यानी सारे के सारे हिंदू एक हो जाएं। लेकिन यहां देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, खुद को ओबीसी नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ओबीसी नेता हूं, इसलिए राहुल गांधी मुझ पर हमला करते हैं, और इसलिए राहुल गांधी के नाम पर झूठ भी बोलते हैं कि दरअसल राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन और आरक्षण के खिलाफ हैं। ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और उधर राहुल गांधी इसका जमीन पर जवाब देते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पहुंचते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को नए ढंग से जनता जनार्दन के सामने रखते हैं। क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, यह संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। यह हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और इन सब के बीच यह नेता हैं 84 साल के शरद पवार, जिनके बारे में लोग बता रहे हैं कि दिन में कम से कम 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं। अब तक सबसे अधिक रैलियां करने वाले नेता के तौर पर महाराष्ट्र की धरती में ये खुद को स्थापित कर चुके हैं। और जिस तरह से लोग इनकी सभाओं में आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इनकी बात सुनने
और इनका जो ग्रास रूट पर काम है, पकड़ है, वो आज की तारीख में भी मौजूद है। काहीच ठेवले नाही. त्यांनी एकच बस ठेवली. त्यांनी एकच बस ठेवली. त्यांनी गद्दारी केली. आणि जो गद्दारी करतो, जो गद्दारी करतो, त्या गद्दारांना शिक्षा द्यायची असते. 350 वर्षाचा पूर्वी. कम से कम ये जो 2-3 रैलियां हैं, चाहे शरद पवार की हो या फिर राहुल गांधी की, वह बता रही हैं कि बीजेपी के लिए सब कुछ करने के बाद भी, अडानी जी का साथ होने के बाद भी, ऑल इज नॉट वेल।